ऑलराइट गाइस, तो जो हमारी कल की क्लास थी उसमें हमने क्लासिकल लिबरलिज्म को डिस्कस किया था और उसी क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। और आज की क्लास में जो उदारवाद की एक धारा हम कह सकते हैं कि स्ट्रीम कह सकते हैं, नौ मॉडर्न लिबरलिज्म, आधुनिक उदारवाद जिसको हम कह सकते हैं, या फिर उसको हम सकारात्मक उदारवाद भी कहते हैं। सकारात्मक उदारवाद क्यों कहते हैं उसको भी हम बताएंगे कि क्यों कहते हैं सकारात्मक या पॉजिटिव लिबरलिज्म। उसके पीछे वजह ये है कि देखिए मॉडर्न ये जो मॉडर्न लिबरलिज्म है ये कैसे आया, इसके पीछे क्या वजह है, क्या फैक्टर्स हैं। देखिए, उदारवाद जो है अपने आप में एक गतिशील, एक डायनामिक जो है विचारधारा है, कॉन्सेप्ट है। और आप देखें जितने भी क्लासिकल लिबरल थिंकर हैं, जैसे कि अगर बात हम कर सकते हैं जॉन लॉक के बारे में, और उसके अलावा जो है बेंथम के बारे में हम बात कर सकते हैं। और भी थिंकर्स हैं जिनको हम क्लासिकल लिबरल थिंकर कह सकते हैं, लेकिन खासतौर पर पॉलिटिकल साइंस में जो सिलेबस में इंक्लूड है, जॉन लॉक की अगर हम बात कर लें और बेंथम की बात कर लें, तो ये ऐसे थिंकर्स हैं जो नेगेटिव कॉन्सेप्शन ऑफ लिबर्टी, जो स्वतंत्रता की जो नकारात्मक अवधारणा है उसमें यकीन रखते हैं। और जो क्लासिकल लिबरलिज्म है वो ये कहता है कि इंसान की एक इंडिविजुअल की जो लाइफ है, जो व्यक्ति का जीवन है, उसमें जो है राज का जो हस्तक्षेप है वो कम से कम होना चाहिए। इसलिए वो निगेटिव लिबर्टी की बात करते हैं। वो कहते हैं कि स्टेट का जो काम है वो टैक्स को कलेक्ट करना और जो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना है। बाकी और जो चीज़ें हैं उसको जो है छोड़ देना है। और वैसे भी कोई भी स्फीयर हो, चाहे राजनीतिक हो या आर्थिक हो या सामाजिक हो, हर एक क्षेत्र में वो व्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बात करते हैं। दरअसल हुआ यूँ कि अगर आप देखें मॉडर्न लिबरलिज्म के बारे में, क्लासिकल लिबरलिज्म के बारे में अगर आप देखें, तो ये जो विचारधारा थी एक्चुअली ये व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए आई थी। मध्यकाल में क्या हुआ था कि लोगों की स्वतंत्रता को जो है 3 स्तर पे हम देख सकते हैं। एक तो जो सामंतवादी समाज था, और उसके बाद जो पोप था वो लोगों के मध्यकाल में जो है, जो मिडिवल पीरियड में जो 3 चीज़ें थी, एक तो जो है जो सामंतवादी व्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था, फ्यूडल सिस्टम जो था, और पोप, और जो राजतंत्र था उस टाइम में जो है मोनार्की थी। तो एक तरफ से जो निरंकुश राजा हुआ करते थे और पोप, और इसके अलावा ये जो सामाजिक व्यवस्था थी, सामंतवादी फ्यूडल सिस्टम था, ये व्यक्ति की स्वतंत्रता को, उसकी लिबर्टी को ये कंट्रोल कर रहे थे। तो इसी के कह सकते हैं कि इसी के अगेंस्ट जो है ये विचारधारा इमर्ज हुई, और इसने व्यक्ति की जो है अधिकतम स्वतंत्रता के बारे में बात की, मैक्सिमम लिबर्टी के बारे में बात की। और हम देखते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहता है कि स्टेट क्या है कि अपने आप में एक नेसेसरी इविल है। मतलब ये अपने आप में क्या है, ये नेसेसरी भी है और इविल भी है। नेसेसरी इसलिए कि अगर स्टेट नहीं होगा तो उस केस में फिर क्या होगा कि अनार्की जो है आ जाएगी, अव्यवस्था हो जाएगी, और राज्य का काम जो है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे। और इविल इसलिए है, बुराई राज्य इसलिए है कि ये व्यक्ति की जीवन को, व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसको ये कंट्रोल करता है। इसलिए जो है बुराई है। तो दो चीज़ें हैं क्या कि स्टेट क्या है कि नेसेसरी भी है, आवश्यक भी है, प्लस बुराई भी है। लेकिन ये क्या है कि अगर ओवरऑल हम देखें जो लिबरलिज्म का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये व्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बात करता है। व्यक्ति मतलब इस विचारधारा के जो सेंटर में, कोर में जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता है। और और हर एक क्षेत्र में, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, हर एक क्षेत्र में ये स्वतंत्रता की बात करते हैं। और शुरुआती दौर में ख़ास तौर पे अगर आप देखें, ये जब इस विचारधारा का जो है जब विकास होता है, तो क्या है कि मार्केट जो है, जितनी भी जो चीज़ें हैं, मार्केट कैपिटलिज्म को जो है प्रमोट किया जा रहा है, और व्यक्ति की जितनी भी गतिविधियां हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, वो मार्केट के जरिए से कम जो है एक तरह से डिसाइड हो रही हैं। और उसका क्या रिजल्ट हुआ कि उससे ये हुआ कि यूरोप में जो है जो अर्बन एरियाज थे, जो शहरी एरिया थे, वहाँ पे क्या कि एक तरह से जो है पावर्टी जो है वो काफ़ी बढ़ने लगी। और हमने देखा कि जैसे कि व्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में ये बात करता है, ये जो विचारधारा है उदारवाद,
तो इससे क्या हुआ, देखिए आम तौर पे क्या है कि जो भी व्यक्ति होते हैं उनकी जो सामाजिक, हर एक व्यक्ति की जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं वो एक जैसी नहीं होती हैं। और ऐसा नहीं है कि व्यक्ति को आप अगर अकेला छोड़ देंगे, स्वतंत्र छोड़ देंगे, फ्री छोड़ देंगे तो वो अपने व्यक्तित्व का विकास कर लेगा। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल प्रॉपर हेल्थ की फैसिलिटी होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, और जो इंसान को जीने के लिए जो फंडामेंटल जो बुनियादी जो आधारभूत जो आवश्यकताएँ हैं, जो फंडामेंटल नीड्स हैं, वो भी उसके लिए ज़रूरी हैं। अगर वो चीज़ें उसको नहीं मिलेंगी, तो फिर वो अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता है। तो व्यक्तित्व के विकास करने के लिए जो है कुछ जो परिस्थितियाँ हैं वो ज़रूरी हैं। और यहाँ पे क्या था कि स्टेट बिल्कुल इंटरवीन नहीं कर रहा था। तो एक तरह से क्या था कि जो है पॉवर्टी, जो गरीबी है वो बढ़ रही थी, और एक तरह से देख रहे थे कि जो जो सोसाइटी है वो एक तरह से डिवाइड हो रही थी। क्लास डिवाइड हो रहा था, जो सोसाइटी हम देखें 2 क्लासेस में डिवाइड हो गई थी, हैव्स और हैव नॉट में। मतलब अमीर और गरीब में जो है ये सोसाइटी जो है डिवाइड हो रही थी, और इसी डिवाइड को जो है रिमूव करने के लिए, इसी असमानता को जो है समाप्त करने के लिए जो है कुछ थिंकर्स, खास तौर पे जैसे कि जीएस मिल का हम नाम ले सकते हैं, और फिर टीएच ग्रीन है, इन्होंने जो है उदारवाद में जो है कुछ संशोधन की बात की। मतलब क्या है कि ये जो बात करते हैं कि स्टेट का इंटरवेंशन और जो हस्तक्षेप है वो कम से कम होना चाहिए, उन्होंने कहा कि नहीं, स्टेट का जो है एक पॉजिटिव रोल होना चाहिए। स्टेट को ये देखना चाहिए कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में वो कौन-कौन सी ऐसी बाधाएँ हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पा रहा है। तो उन सारी बाधाओं को जो है, मतलब ये जो थिंकर्स हैं, खासतौर पे जेएस मिल और टीएच ग्रीन, ये स्टेट को अलाउ करते हैं कि स्टेट जो है इकोनॉमी में, सोसाइटी में और पॉलिटिकल मतलब जितनी भी जो सर्कमस्टेंसेस हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, इन सब में इंटरवीन करे। और हर एक क्षेत्र में, कोई भी स्फीयर हो, चाहे सोशल हो, पॉलिटिकल हो या इकोनॉमिक हो, अगर किसी क्षेत्र में व्यक्ति के विकास में कोई बाधा, कोई बैरियर है, तो स्टेट उसको रिमूव करे। मतलब एक तरह से एक पॉजिटिव अप्रोच वो अपनाते हैं। जैसे कि क्लासिकल लिबरलिज्म क्या है कि वो बिल्कुल अगेंस्ट है, वो कहते हैं स्टेट का बस इतना ही काम है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे। जबकि क्या है कि मॉडर्न जो लिबरलिज्म है, एक स्टेट के एक पॉजिटिव रोल की बात करता है। वो चाहे, और एक बात ये भी आप देखें, जो क्लासिकल लिबरलिज्म है ना, वो व्यक्ति के सिर्फ फाइनेंशियल डेवलपमेंट पे कह सकते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फोकस करता है। जबकि ये जो आधुनिक या फिर मॉडर्न जो लिबरलिज्म है, आधुनिक उदारवाद है, ये व्यक्ति के नैतिक विकास पे, आध्यात्मिक विकास पे और बौद्धिक विकास पे भी बल देता है। मतलब ये व्यक्तित्व के जितने भी पहलू हैं, उसके पर्सनैलिटी के जितने भी डायमेंशन हैं, हर एक पहलू पे जो है वो फोकस करता है कि ओवरऑल जो है उसके पर्सनैलिटी का जो है डेवलपमेंट होना चाहिए। और जब ये जो थिंकर्स हैं, ख़ास तौर पे जो मॉडर्न लिबरल थिंकर हैं, या ये जो विचारधारा है आधुनिक उदारवाद, जब ये स्टेट को अलाउ करती है कि वो इकोनॉमी में इंटरवीन करे, जो अर्थव्यवस्था है उस देश की, उसमें इंटरवीन करे, तो उसका एक ही उद्देश्य है कि ये जो लेसस फेयर का जो कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे व्यक्ति को खुला छोड़ने की बात हो रही थी। इस सिद्धांत की वजह से जो समाज के अंदर में जो है, जो असमानताएँ उत्पन्न हो गई थी, उसको रिमूव करने के लिए, जैसे कि हुआ क्या कि जब कह सकते हैं कि जो पूँजीवादी व्यवस्था थी, जो मार्केट कैपिटलिज़्म जब आया, तो उससे क्या हुआ कि जो अमीर थे वो और अमीर हो गए, जो गरीब थे वो और गरीब होने लगे। तो इससे क्या है कि समाज में एक असमानता पैदा हो गई, और इसी असमानता को दूर करने के लिए जो है स्टेट को परमिशन दी गई कि, मतलब ये जो थिंकर्स हैं या फिर ये जो विचारधारा है, इसने स्टेट के एक सकारात्मक रोल के लिए, पॉजिटिव रोल के लिए जो है परमिशन दी, या कह सकते हैं कि उन विचारों में जो है संशोधन की बात की कि स्टेट का एक ऐसा रोल होना चाहिए जो इन असमानताओं को, इन समस्याओं को, चाहे वो गरीबी की हो, भुखमरी की हो, अनएम्प्लॉयमेंट की हो, ये सारी प्रॉब्लम्स को जो है वो दूर कर सके। तो ओवरऑल यही कंसर्न है इस उदारवाद का, मॉडर्न लिबरलिज्म का। मॉडर्न लिबरलिज्म, एक मिनट, ये जो आधुनिक उदारवाद है, ये ख़ास तौर पे जो है, जो समाज के जो वंचित वर्ग हैं, जो वीक और वल्नरेबल सेक्शन है, उसके उत्थान के लिए, उसके अपलिफ्टमेंट के लिए जो है ये अपील करता है, एक तरह से मतलब कह सकते हैं कि पहल करता है। और जिससे क्या है कि व्यक्तित्व का इतना विकास हो सके कि वो अपनी जो चॉइसेस हैं उसको जो है वो तय कर सके। आम तौर पे देखिए
अगर किसी की फॉर एग्जांपल जैसे कि किसी इंसान की जो फाइनेंशियल कंडीशन है अगर वो ठीक है, तो वो ऐसी कंडीशन में काम नहीं करना चाहेगा कि जहाँ पे प्रॉपर लाइट का इंतज़ाम ना हो, सनलाइट का या फिर ये जो लाइट है उसका इंतज़ाम ना हो या फिर सैनिटेशन का इंतज़ाम ना हो, पानी का इंतज़ाम ना हो। क्योंकि उसकी कंडीशन अच्छी है, वो अपने बारे में वो फैसला खुद से ले सकता है। लेकिन एक ऐसा इंसान जिसके पास रहने के लिए घर ना हो, खाने के लिए खाना ना हो, वो बहुत ही वल्नरेबल कंडीशन में हो, तो वो अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, अपने एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए जो है वो किसी भी सरकमस्टेंसेस में काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। और ये जो पॉजिटिव लिबरलिज्म है वो यही चाहता है कि लोगों के स्टेट इंटरवीन करे इकोनॉमी में, जो है जो अर्थव्यवस्था है उसमें इंटरवीन करे और लोगों के व्यक्तित्व का इस तरह से विकास हो सके कि वो अपने पसंद की चीज़ों को जो है, अपनी चॉइस को जो है। अमृत भैया अपना माइक ऑफ करिए। अमृत अपना माइक ऑफ करिए आप। क्लास आप जब भी ज्वाइन करें तो कोशिश आप ये करें कि आपका जो माइक है और कैमरा ये ऑफ रखिए आप, ठीक है? आपको कोई क्वेरी हो, कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो, तो उस केस में फिर आप जो है अ, आप अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं क्लास के शुरू में या आखिर में। बीच में आप माइक और कैमरा को ऑफ रखिए और ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करने के कुछ तरीके होते हैं, उन तरीकों को आप सीखें कि ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करने के क्या तरीके हैं, उसके एटिकेट्स हैं, क्या शिष्टाचार हैं उसके। तो हम यही बात आपको बता रहे थे कि ये जो स्टेट के सकारात्मक रोल की ये जो बात कर रहे हैं, पॉजिटिव रोल की बात कर रहे हैं, मॉडर्न जो लिबरल थिंकर हैं जैसे कि टी एच ग्रीन हो गए या फिर जी एस मिल हो गए, ये चाहते हैं कि स्टेट इंटरवीन करे और इससे क्या कि व्यक्तित्व के लोगों के व्यक्तित्व का विकास हो और वो अपने लिए जो है, जो उनकी पसंद है, जो उनका जो मतलब जो प्रेफरेंसेस हैं वो तय कर सकें। और यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं और ऐड ऑन करना चाहूँगा। जैसे कि आप देखें, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये जो है जो उदारवाद है ना, मतलब आधुनिक उदारवाद, ये ऐसा नहीं है कि जो मार्केट कैपिटलिज्म है, जो बाजार पूंजीवाद है, उसको पूरी तरीके से जो है रिप्लेस करना चाहता है। ये स्टेट के इंटरवेंशन को, इस स्टेट के हस्तक्षेप को इसलिए अलाउ करता है ताकि जो है जो ये मार्केट कैपिटलिज्म है, जो बाजार पूंजीवाद है, वो और अच्छे तरीके से कार्य कर सके। और एक चीज़ ये भी है कि ये जो विचारधारा है आधुनिक उदारवाद, ये कल्याणकारी जो राज्य है, जो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है, उससे भी रिलेटेड है। ओवरऑल हम जब देखते हैं कि जब स्टेट लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करेगा, जो पॉवर्टी है, एम्प्लॉयमेंट है, इन चीज़ों के रिमूवल का काम करेगा, तो एक तरह से जो स्टेट का जो रोल होगा एक पॉजिटिव रोल होगा। ठीक है? तो यहाँ तक आप ये चीज़ें समझें और आइए समझते हैं कि कौन-कौन से ऐसे थिंकर्स हैं ख़ास तौर पे मॉडर्न लिबरलिज़्म में, जिन्होंने इस विचारधारा के विकास में योगदान दिया है, या हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने जो क्लासिकल लिबरलिज़्म है, जो पारंपरिक उदारवाद है, उसमें संशोधन किया है और उन्होंने राज्य के हस्तक्षेप को स्वीकारा है और वो चाहते हैं कि जो स्टेट का रोल हो, जो है एक सकारात्मक रोल हो, एक पॉजिटिव रोल हो। उसमें जो सबसे पहले थिंकर हैं, उदारवाद का जो सबसे बेहतरीन कह सकते हैं मॉडिफिकेशन या संशोधन अगर किसी ने किया, वो टी एच ग्रीन ने किया। और टी एच ग्रीन क्या है कि टी एच ग्रीन जो है अरिस्टोटल और हीगल के आइडियाज से वो इन्फ्लुएंस थे और वो मानते हैं, जैसे कि अरिस्टोटल मानता है ठीक उस तरह से वो ये भी मानते हैं कि जो मनुष्य है एक वो सामाजिक प्राणी है। और लिबरलिज्म, ये जो मॉडर्न लिबरलिज्म है, वो सामाजिक न्याय के बारे में बात करता है और वेलफेयरिज्म के बारे में बात करता है, लोक कल्याण के बारे में। मतलब क्या कि स्टेट का ऐसा रोल होना चाहिए जिससे जो जो सामाजिक न्याय है या जो लोक कल्याणकारी जो योजनाएं हैं या एक्टिविटीज़ हैं स्टेट की, वो जो है कैटर की जा सकें। उससे क्या होगा कि लोगों के जो व्यक्तित्व है उसका विकास होगा और समाज में जो भी जो बुराइयां हैं, जो कुरीतियां हैं, जैसे कि बेरोजगारी या शिक्षा, ये सब दूर होंगी। और ये जो बुक है इनकी टी एच ग्रीन की, लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, ये बुक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और इसे
यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में पूछा गया है। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं जहाँ पे स्टार बना हुआ है, तो इन कॉन्सेप्ट को कहीं ना कहीं चाहे यूपीटी, जीटी, पीजीटी या डीएसबी, दिल्ली में जो डीएसएसबी का एग्ज़ाम होता है उसमें, या फिर नेट जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्ज़ाम होते हैं या पीएचडी एंट्रेंस का एग्ज़ाम होता है, उसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसलिए मैं जिन चीज़ों को हाईलाइट कर दिया है यहाँ पे। और इसके अलावा आप देखें, एक और थिंकर हैं जिन्होंने इस विचारधारा के विकास में कंट्रीब्यूट किया है, उनका नाम है विलियम बेवरेज। और 1942 में जो है विलियम बेवरेज ने जो है एक बुक पब्लिश हुई थी, सोशल इंश्योरेंस एंड एलाइड सर्विसेज, जिसको जो है बेवरेज रिपोर्ट के नाम से हम जानते हैं। और इसी रिपोर्ट को आधार बना करके जो है ग्रेट ब्रिटेन में या कह सकते हैं इंग्लैंड में जो है जो वेलफेयर स्टेट का जो कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट है उसको इंट्रोड्यूस किया गया। मतलब उसके बाद से जो है इस रिपोर्ट को आधार बना करके जो है जो इंग्लैंड का जो कह सकते हैं कि वहाँ की जो राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था है वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करने लगी, लोगों के कल्याण के लिए काम करने लगी। और इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देखें, जैसे कि यहाँ पे वो 5 सामाजिक बुराइयों के बारे में बात करते हैं। एक तो वांट मतलब कमी, दूसरा डिजीज़, और तीसरा इग्नोरेंस, और स्क्वेलर का मतलब होता है मलिनता मतलब गंदगी, और आइडलनेस का मतलब आलस्य। तो ये जो 5 इन्होंने जो 5 सामाजिक बुराइयां बताई हैं कि स्टेट का ये काम है कि इन बुराइयों को जो है, ये जो सामाजिक कुरीतियां हैं इसको इरेडिकेट करे, इसका जो है इसको रिमूव करे। और इसके अलावा जो है आप देखें और भी थिंकर्स हैं, जैसे कि आप जॉन्स एक कीन्स इनको बोलते हैं शॉर्ट में, मतलब एक कह सकते हैं कि एक अर्थशास्त्री हैं और उनके आइडियाज़ काफ़ी डोमिनेंट हैं। और इन्होंने भी जो है वेलफेयर के स्टेट के कॉन्सेप्ट में जो है इंट्रोड्यूस किया, मतलब कंट्रीब्यूट किया, इनका भी अपना एक योगदान है। और अगर हम बात करें जो पॉलिटिकल साइंस में जो थिंकर्स हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया, जैसे कि आप देखें कीन्स हैं या फिर गैलब्रेथ हैं, इन्होंने जो है ये अपने आप में क्या कि इकोनॉमिस्ट हैं, जिन्होंने क्या है कि स्टेट के एक पॉजिटिव रोल के बारे में वो बात करते हैं कि स्टेट को जो है लेसेस फेयर को छोड़ करके एक पॉजिटिव रोल को अपनाना चाहिए, जिससे जो है ओवरऑल सोसाइटी का और इंडिविजुअल का अपलिफ्टमेंट हो सके, उनका विकास हो सके। और जॉन स्टुअर्ट मिल के बारे में आप जानते हैं, ये एक ऐसे थिंकर हैं जो क्लासिकल लिबरलिज्म, जो आपका क्लासिकल लिबरलिज्म है, जिसको हम परंपरागत उदारवाद भी कह सकते हैं, और ये जो मॉडर्न लिबरलिज्म है, इनके जो आइडियाज़ हैं इन दोनों विचारधाराओं को जो है इंटरलिंक करते हैं, कनेक्ट करते हैं। मतलब क्या है कि ये इनकी जो थॉट्स हैं, आइडियाज़ हैं, ये एक कड़ी का काम करते हैं, एक चैन का काम करते हैं, एक लिंक का काम करते हैं। और लिबरलिज्म में इनिशियली मतलब शुरुआती दौर में जो है अगर किसी ने जो है सुधार की बात की है कि जो है स्टेट का जो रोल है वो नकारात्मक ना होकर के सकारात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। आप प्लीज़ जाइए, हम पढ़ा रहे हैं, जाइए, आप जाइए यहाँ से, कुछ मत पूछिए, आप जाइए, भी हम पढ़ा रहे हैं, जाइए। सॉरी गाइस। ऑन लिबर्टी जेएस मिल की एक बुक है जो 1859 में पब्लिश हुई थी। और इस बुक में जो है इन्होंने जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता का जो है समर्थन किया था। और इस बुक की एक खासियत ये भी है कि इस बुक में जो है इन्होंने स्टेट के इंटरवेंशन को, राज के हस्तक्षेप को जो है कुछ हद तक अलाउ किया। आमतौर पे जो है इन्होंने जो इनकी बुक है ऑन लिबर्टी, इस बुक में जो है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसको बहुत ही कह सकते हैं मजबूती से, स्ट्रांगली उन्होंने डिफेंड किया है। लेकिन वो कहते हैं कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, मतलब आमतौर पे देखें कि हर एक व्यक्ति का जो है जो मानसिक स्तर है या जो उसका बौद्धिक स्तर है वो एक जैसा नहीं होता है। हाँ, और किस एक्टिविटी में, किस काम में किसी व्यक्ति का जो है फ़ायदा है या नुकसान है, ये हर इंसान के अंदर समझने की कैपेबिलिटी नहीं होती है। तो जीएस मिल ये कहते हैं कि व्यक्ति का जो है व्यक्ति की एक्टिविटीज़ में, उसकी जो गतिविधियाँ हैं उसमें स्टेट तभी हस्तक्षेप कर सकता है जब स्टेट का जो उद्देश्य है, जो मकसद है, वो उसको किसी नुकसान से, किसी हार्म से जो है उसको बचाना हो। मतलब इनकी थियरी में एक कॉन्सेप्ट है हार्म प्रिंसिपल।
आप नोट कर लें, हाँ, इस कॉन्सेप्ट को कई बार पूछा गया है एग्जाम में, हार्म प्रिंसिपल। ठीक है, तो हार्म प्रिंसिपल का मतलब ये है कि स्टेट को नॉर्मली जो है, जितने भी उदारवादी विचारक हैं, वो स्टेट के हस्तक्षेप को, स्टेट के इंटरवेंशन को व्यक्ति की गतिविधियों में, उसकी एक्टिविटीज़ में वो अलाउ नहीं करते हैं। लेकिन जीएस मिल का ये कहना है कि अगर राज्य का उद्देश्य ये है कि व्यक्ति को किसी हानि से, किसी नुकसान से वो बचाना चाहता है, तो जो है उसका यही एक उद्देश्य होना चाहिए, उसके पीछे जो मोटिव होना चाहिए हस्तक्षेप का, ये कि वो व्यक्ति को किसी नुकसान से, किसी होने वाले नुकसान से जो है वो बचाए। और इसके अलावा हम देखते हैं कि बेंथम के जो विचार हैं, उपयोगितावादी विचार हैं, जिसमें वो अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की बात करते हैं, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर के बारे में वो बात करते हैं। तो उन्होंने जो है बेंथम के आइडियाज़ को जो है मॉडिफाई किया। उनके विचारों में उन्होंने संशोधन किया। और बेंथम की एक बुक है, सब्जेक्शन ऑफ वोमेन। राजीव, कंटेंट तो विजिबल है ना यहाँ पे? ओ- ओके, ऑल राइट, माइक ऑफ कर लीजिए। हाँ, तो एक बुक है द सब्जेक्शन ऑफ वोमेन, आप यहाँ देख सकते हैं, द सब्जेक्शन ऑफ वोमेन। इस बुक को 1869 में जो है जीएस मिल ने अपनी जो वाइफ है हैरियट टेलर, उनके साथ जो है, उनके कोलैबोरेशन में उन्होंने लिखा था। और इस बुक में वो ये डिमांड करते हैं कि जैसे जो है, अ, आप देखें क्या लिखा कि वुमेन शुड एंजॉय द सेम राइट्स एंड लिबर्टीज एज मेन, इंक्लूडिंग द राइट टू वोट। वो कहते हैं कि जैसे जिस तरह से पुरुषों को जो है अधिकार और स्वतंत्रताएं दी गई हैं, ठीक उसी तरीके से जो है अब महिलाओं को भी जो है अधिकार और स्वतंत्रताएं देनी चाहिए। मतलब देखिए क्या है कि एक्चुअली क्या है कि ये जो जीएस मिल हैं, आमतौर पे जब देखते हैं कि अगर इनकी लाइफ हिस्ट्री को आप पढ़ेंगे, इनके जीवन इतिहास को आप पढ़ेंगे, इनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे, तो शुरू में जो है इनकी जो देखभाल या कह सकते हैं जो एजुकेशन थी वो घर पे हुई थी। और ये बहुत ही कह सकते हैं कि एक अवसाद से गुजर रहे थे। और इसके लिए एक स्पेशल टर्म यूज़ किया है इस बुक में कि एक तरह से वो मेंटल कोलैप्स से गुजर रहे थे, उनके विचारों में बहुत ही रूढ़ता थी। और बाद में क्या हुआ कि जब वो हैरियट टेलर के संपर्क में आए, तो उनके विचार जो है और भी व्यापक, और भी सौम्य, और भी ह्यूमनिस्टिक हुए। और उन्होंने फिर जो है औरतों के राइट के लिए बारे में, मतलब जेंडर इक्वालिटी, जेंडर जस्टिस के बारे में, न्यायिक कह सकते हैं कि लैंगिक समानता के बारे में, लैंगिक न्याय के बारे में बात की। और उन्होंने कहा कि जो महिलाएं हैं उनको भी जो है राइट टू वोट दिया जाना चाहिए, जैसे कि पुरुषों को दिया गया, उनको भी वही अधिकार और स्वतंत्रताएं दी जानी चाहिए। और इसके अलावा हम जॉन रॉल्स की बात करें, जॉन रॉल्स को भी हम जो है मॉडर्न लिबरल थिंकर की कैटेगरी में रख सकते हैं। सही मायने में जो है जॉन रॉल्स जो है वो अपने आप में इगैलिटेरियन थिंकर हैं, जिसको हम क्या है, नोट कर लीजिए आप, इगैलिटेरियन मतलब समतावादी विचारक हैं वो। क्या है, समतावादी विचारक हैं। और इनकी ये जो बुक है थ्योरी ऑफ जस्टिस, जो 1971 में पब्लिश हुई थी, इस बुक के पब्लिकेशन से हम देखते हैं कि जो नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी है, जो मूल्यप्रक राजनीतिक सिद्धांत है, आप यहाँ देख सकते हैं नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी, इसका एक तरह से पुनरुत्थान होता है, रिवाइवल होता है। हम देखते हैं, अगर आप देखें, आपने डेविड ह्यूस्टन को पढ़ा होगा, तो उनके थेरीज में, उनके कॉन्सेप्ट में एक टर्म है डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक जो सिद्धांत है उसका पतन। तो उसके लिए वो अलग अलग फैक्टर्स बताते हैं कि कौन कौन से जो तत्व हैं उसके लिए जो है, उसके लिए जिम्मेदार हैं कि राजनीति जो मूल्य पर राजनीतिक सिद्धांत है, क्यों उसका पतन हो रहा है। और 1971 में जो है जब ए थ्योरी ऑफ जस्टिस का पब्लिकेशन होता है, तो एक बार फिर से जो है मूल्य परक राजनीति की बात होती है, जहाँ पे लोगों के वेलफेयर के बारे में बात की जाती है। और जेएस मिल की तरह हम ये देखते हैं कि जॉन रॉल्स भी जो है, जो बेंथम के जो आइडियाज़ हैं उपयोगितावादी, यूटिलिटेरियन जो उनके आइडियाज़ हैं, उनको वो क्रिटिसाइज़ करते हैं।
और उन्होंने फिर अपना जो है जस्टिस एज फेयरनेस का कॉन्सेप्ट दिया, काफ़ी पॉपुलर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अपनी इसी थियोरी ऑफ जस्टिस में जो है जॉन रॉल्स, जो दबे कुचले वर्ग के जो लोग हैं, जो वल्नरेबल सेक्शन है सोसाइटी का, ठीक है ना, जो लीस्ट एडवांटेज सेक्शन है सोसाइटी का, उसके वेलफेयर के लिए, उसके कल्याण के लिए बात करते हैं। तो एक तरह से ये भी जो है स्टेट के पॉजिटिव रोल के बारे में बात करते हैं, सकारात्मक रोल के बारे में बात करते हैं। और यहाँ पे अब हम कुछ कुछ क्वेश्चन को देखेंगे, जैसे कि ये जो क्वेश्चन है जिसको जून 2012 में पूछा गया था। अब देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि जो पॉजिटिव लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है। पॉजिटिव लिबरलिज्म मतलब मॉडर्न लिबरलिज्म। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो स्टेट का जो रोल है कैसा है, वो पॉजिटिव है, सकारात्मक है। तो पॉजिटिव जो लिबरलिज्म है, जो सकारात्मक उदारवाद है, वो न्यूनतम राज्य में विश्वास नहीं करता है। न्यूनतम राज्य जो है, जो मिनिमल स्टेट है, जिसको हिंदी में हम न्यूनतम राज्य कहते हैं। न्यूनतम राज्य का ये कॉन्सेप्ट है, जिसमें आपने जो है, अगर जो लिबर्टेरियन थिंकर हैं, नव उदारवादी विचारक हैं, वो भी मिनिमल स्टेट में यकीन रखते हैं। इसके अलावा जो पारंपरिक उदारवादी जो विचारक हैं, जैसे कि आप अगर जॉन लॉक की बात करें, तो मिनिमल जो स्टेट है वो क्या करता है। मिनिमल स्टेट का काम ये है कि वो टैक्स का कलेक्शन करें, ठीक है, और स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें, और बाकी जो है किसी भी एक्टिविटी में, चाहे वो जो सोशल एक्टिविटी हो, चाहे पॉलिटिकल एक्टिविटी हो, चाहे इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, वो उसमें इंटरवीन ना करे, हस्तक्षेप ना करे। जबकि हम देखते हैं कि ये जो पॉजिटिव लिबरलिज्म है, वो क्या है कि वेलफेयर स्टेट के बारे में करता है, कि मतलब जन्म से लेकर, ठीक है, मृत्यु तक, हर एक, मतलब आप देखें जितने भी वेलफेयर स्टेट, जितने भी लोक कल्याणकारी राज्य, जैसे कि आप इंडियन स्टेट का ले लें, तो बच्चे के पैदा होने से लेकर के, इवन जो बच्चा जब अपनी माँ के पेट में होता है, गर्भ में होता है, उस वक्त से लेकर के व्यक्ति की डेथ तक आप देखें गवर्नमेंट कितनी सारी पॉलिसीज बनाती है लोगों के वेलफेयर के लिए। वैक्सीनेशन की सारी चीज़ें की जाती हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है महिलाओं को जो है टीके वगैरह लगाए जाते हैं कि बच्चे को कोई बीमारी ना हो। और ये देखिए, ये जो टर्म है नैनी स्टेट, नैनी क्या होती है? नैनी मतलब जो आई होती है, आया होती है घर में, जो दाई होती है, जो लोगों जो जो बच्चों की देखभाल करती है। तो नैनी स्टेट का मतलब क्या किया, एक ऐसा स्टेट जो लोगों की देखभाल करता हो। तो नैनी स्टेट भी एक तरह से जो है पॉजिटिव लिबरलिज्म से, सकारात्मक उदारवाद से संबंधित है। और स्टेट एक एज ए मॉरल एजेंसी, जैसा कि मैंने अभी आपको मैंने बताया कि ये जो सकारात्मक उदारवाद है, सिर्फ व्यक्ति के फाइनेंशियल डेवलपमेंट पे, आर्थिक विकास पे महत्व नहीं देता, बल्कि उसका आध्यात्मिक, नैतिक और बौद्धिक विकास हो सके, मेंटल, इंटेलेक्चुअल और मॉरल उसका डेवलपमेंट हो सके, उसके लिए भी वो अपील करता है, उस पर भी फोकस करता है। और यहाँ पे आप देखें कि जो अर्ली लिबरलिज्म का मतलब क्या, ये जो अर्ली यहाँ पे आप देखें, मतलब अर्ली का मतलब शुरुआती, अर्ली लिबरलिज्म का मतलब क्या, कि ये जो ट्रेडिशनल लिबरलिज्म है, जो पारंपरिक लिबरलिज्म है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे पूछा गया कि हु अमंग द फॉलोइंग कैरेक्टराइज्ड अर्ली लिबरलिज्म एज पजेसिव इंडिविजुअलिज्म, मतलब इसको हिंदी में स्वत्व मूलक व्यक्तिवाद कहते हैं। तो इसमें एक थिंकर है सीबी मैकफरसन, ठीक है ना, इन्होंने पजेसिव इंडिविजुअलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया है, इसको नोट कर लीजिएगा। एग्जाम में कई बार इस कॉन्सेप्ट को पूछा गया कि ये जो पजेसिव इंडिविजुअलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, इसको किसने दिया है। पजेसिव जो इंडिविजुअलिज्म है, जैसे कि लॉक के आइडियाज़ में हम देखते हैं, लॉक के आइडियाज़ को स्टडी करने के बाद जो सीबी मैकफरसन कहते हैं कि ये जो पारंपरिक जो उदारवाद था, जो ट्रेडिशनल लिबरलिज्म था, वो अपने आप में मतलब कह सकता है कि व्यक्तिवादी था। व्यक्तिवादी इन द सेंस कि इसमें क्या है कि ये जो पजेसिव इंडिविजुअलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, वो ये मानता है कि व्यक्ति जो है अपने टैलेंट के ज़रिए से, अपनी प्रतिभा के ज़रिए से, अपनी क्षमता के ज़रिए से जो चीज़ें अर्जित करता है, उसके लिए वो समाज का ऋणी नहीं है, बल्कि क्या कि वो उन चीज़ों के लिए जो उसने जो भी उपलब्धि हासिल की है, जो भी अचीवमेंट्स उसको मिली हैं, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके व्यक्तित्व का, उसके एफ़र्ट्स का, उसकी मेहनत की, उसकी कोशिश का जो है कंट्रीब्यूशन है। लेकिन ऐसा नहीं है। सही मायने में अगर हम आप देखें, तो जब भी कोई किसी की इंसान की कोई अचीवमेंट होती है, तो उसमें कई लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है। इवन जो सोसाइटी है उसका भी कंट्रीब्यूशन होता है। सोसाइटी भी हमको सोशलाइज़ करती है, ट्रेन करती है कि हमें कौन से गोल सेट करने हैं, क्या चीज़ें करनी है। तो आप ये देखें कि यहाँ पे सीबी मैकफरसन है, और इनका एक कॉन्सेप्ट है पजेसिव इंडिविजुअलिज्म। तो अब जब भी कभी आप पजेसिव इंडिविजुअलिज्म को देखिएगा, तो सीबी मैकफरसन को जो है याद रखिएगा।
और यहाँ पे आप देखें कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, यहाँ पे जून 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ पे देखिए एक कई स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसको आप थोड़ा सा देखिएगा। अभी जब हम कल की जो क्लास है, जब जिसमें हम न्यू लिबरलिज्म के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, तो इस क्वेश्चन को वहाँ हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल आप यहाँ समझिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ जो चौथा स्टेटमेंट है कि टी एच ग्रीन एक्सेप्टेड द क्लासिकल लिबरल नोशन ऑफ लिबर्टी। जो क्लासिकल लिबरल नोशन ऑफ लिबर्टी है, जो जो स्वतंत्रता का जो है पारंपरिक उदारवादी जो अवधारणा है, उसके बारे में अगर हम बात करें, तो यहाँ पे क्या किया, अपने आप में क्या किया, निगेटिव है। जो ट्रेडिशनल लिबरलिज्म है, जो पारंपरिक उदारवाद है, वो निगेटिव कॉन्सेप्शन ऑफ लिबर्टी, नकारात्मक स्वतंत्रता में विकास मतलब यकीन रखता है, विश्वास रखता है। जबकि ग्रीन जो है, वो जो टी एच ग्रीन है, वो पॉजिटिव लिबर्टी में, सकारात्मक स्वतंत्रता में जो है यकीन रखते हैं। वो कहते हैं कि व्यक्ति जो है, चूंकि हर एक व्यक्ति की जो प्रतिभा है, जो क्षमता है, और ख़ास तौर पे जो उसकी सामाजिक और आर्थिक जो परिस्थितियाँ हैं, जो उसका जो सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस है, वो एक जैसा नहीं होता है। इसीलिए जो है स्टेट को जो है हम अलाउ करेंगे कि वो इंटरवीन करे, और वो सारी जो चीज़ें जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में एक बाधा, एक बैरियर के तौर पे काम करती है, उसको हम रिमूव करें। ठीक है, तो इस तरह से ये पॉजिटिव कॉन्सेप्शन ऑफ लिबर्टी में यकीन रखते हैं। और यहाँ पे आप देखें, फिर से एक बार देखें, यहाँ भी जो है लिबरलिज्म के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। और यहाँ पे आप देखें, और यहाँ पे भी आप देखें कि लिबरल क्या लिखा हुआ है, लिबरल थॉट फोकसेस ऑन द नीड्स एंड द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल। जो लिबरल थॉट है, जो उदारवादी विचारधारा है, जो चिंतन है, वो व्यक्ति की आवश्यकता पर जो है फोकस करता है, रादर देन दोज ऑफ एनी ग्रुप ऑफ और कलेक्टिव। मतलब देखिए, आपने देखा कि ये जो उदारवाद है, ये एटॉमिक कह सकते हैं हम, एटॉमिक कॉन्सेप्शन ऑफ मैन, एटॉमिक कॉन्सेप्शन ऑफ मैन में यकीन रखता है। मतलब अणुवादी, मतलब क्या कि व्यक्ति जो भी कुछ अचीव करता है, वो समाज से बिल्कुल अलग है। मतलब जो है, ये जो पारंपरिक उदारवाद है, वो लोगों के समूह को, ग्रुप को उतना महत्व नहीं देता, बल्कि व्यक्ति को और उसकी स्वतंत्रता को महत्व देता है, उसके हितों को, उसके इंटरेस्ट को जो है महत्व देता है। और दूसरा स्टेटमेंट हम यहाँ पे देखें, क्या लिखा हुआ कि लिबरल्स डिज़ायर, जो उदारवादी विचारक हैं, वो डिज़ायर, वो इच्छा करते हैं टू क्रिएट ए सोसाइटी, एक ऐसे समाज की रचना, इन विच, जिसमें क्या है कि इंडिविजुअल इज कैपेबल ऑफ डेवलपिंग एंड फ्लोरिशिंग टू द फुलनेस ऑफ हिज और हर पोटेंशियल। जितने भी व्यक्तिवादी विचारक हैं, वो एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें जो है व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का जो है पूर्ण विकास कर सके, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। और देखिए तीसरा जो स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है, इसमें आप देखें कि जो लिबरल्स हैं, जो उदारवादी विचारक हैं, डू नॉट बिलीव इन यूनिवर्सलिज्म दैट इंडिविजुअल्स आर ऑफ इक्वल एंड मॉरल वर्थ। जैसे कि आप देखें, ये जो उदारवादी विचारधारा है, मैंने आपको बताया जैसे कि ये सामंतवाद और पोपशाही और जो निरंकुश राजतंत्र था, मतलब इन सब के विरोध में आई थी। और हम देखें कि उस टाइम में जो है, जो जो फ्यूडल सिस्टम था, जो फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी थी, वहाँ पे जो है अलग अलग कैटेगरी के जो लोग होते थे, समाज अलग अलग वर्गों में डिवाइड था। और वहाँ पे जो ऐसा सेक्शन था जिसको एक प्रिविलेज विशेषाधिकार प्राप्त था, उनको ज़्यादा प्रेफरेंसेस और ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती थी। और ये जो उदारवाद आया, ये व्यक्ति की समानता में भी यकीन रखता है। मतलब क्या कि ओवरऑल जो है इंडिविजुअल जो है समान है। मतलब यहाँ पे आर्थिक समानता के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि हर एक इंसान को जो है एक जैसी सैलरी या एक जैसी जॉब मिलनी चाहिए। वो मतलब जो है इंडिविजुअल को एक जैसा, एक समान मानते हैं। मतलब क्या कि उनको जो है सिर्फ इंसान को इंसान मानिए, और उसको किसी और ग्राउंड पे जो है इसके साथ डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं कीजिए। और यहाँ पे क्या देखिए कि लिखा, जो फोर्थ स्टेटमेंट है, उसमें क्या लिखा है कि जो इंडिविजुअल लिबर्टी इज़ फॉर लिबरल सुप्रीम पॉलिटिकल वैल्यू। मैंने अभी आपको बताया कि ये जो उदारवाद है, ये क्या है, ये अपने आप में क्या कि इस विचारधारा के कोर में, इसके सेंटर में क्या है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता है। इवन जो जो समाज, जो कह सकते हैं कि ये जो आधुनिक उदारवादी विचारक हैं, जब वो स्टेट के हस्तक्षेप को अलाउ करते हैं, उसको परमिशन देते हैं, तब भी वो ये कहते हैं कि उसका एक ही मकसद होना चाहिए कि क्या कि उससे व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास हो। मतलब क्या कि वो लिबर्टी को
इंडिविजुअल राइट्स को जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है। वो व्यक्ति की इक्वल मॉरल वर्थ में यकीन रखते हैं, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पे पूछा है, और देखिए एग्जाम जब भी आप दीजिए क्वेश्चन के नेचर को समझिए कि क्या पूछा जा रहा है। विच इज़ नॉट ट्रू, इस नॉट पे आप हमेशा फोकस करिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, जिसको दिसंबर 2018 में पूछा गया है। चूँकि ये जो क्वेश्चन था, आप जब कम्यूटेरियनिज्म पढ़ेंगे, आप समुदायवाद पढ़ेंगे, तो उसमें एक थिंकर है माइकल वॉल्जर। ये क्या है, अपने आप में एक समुदायवादी कम्यूटेरियन विचारक हैं। वो कहते हैं कि ये जो उदारवाद है एक ऐसा डॉक्ट्रिन है, एक ऐसा मतलब सिद्धांत है जो अपने आप में क्या कि सेल्फ सबवर्टिंग है, जो खुद से जो है खंडन इसका हो जाएगा। देखिए जब इसमें क्या होगा कि जब व्यक्ति को बिल्कुल फ्री छोड़ आप देंगे, और मार्केट जो मार्केट को, इकोनॉमी को जो है मतलब इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को आप मार्केट के हवाले सौंप देंगे, और स्टेट के हस्तक्षेप को जो है आप बिल्कुल कम कर देंगे, तो इससे क्या होगा कि जो व्यक्ति है वो आप मनुष्य को बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ देंगे, तो ये तो संभावना है कि उसके व्यक्तित्व का विकास हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उसका हर एक तरीके से, बौद्धिक तरीके से, नैतिक तरीके से, आध्यात्मिक तरीके से, सामाजिक और आर्थिक हर एक तरीके से जो है उसका पतन भी हो सकता है, डिक्लाइन भी हो सकता है। इस मतलब दोनों संभावना है, जब आप लिबर्टी देंगे तो दोनों चीज़ें हैं। और फिर से आप देखें यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि इसमें क्वेश्चन पूछा गया जून 2021 में कि इन विच एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न लिबरलिज्म, इन विच एस्पेक्ट किस एक पहलू में डज मॉडर्न लिबरलिज्म, जो आधुनिक उदारवाद है, नॉट बिलीव, ये नॉट पे आपको हमेशा फोकस करना है। तो किसमें फोकस नहीं करता है, मिनिमल स्टेट में, मैंने अभी आपको बताया। और क्रेडल टू ग्रेव एक बहुत ही की टर्म है, मतलब जो है पालने से लेकर के कब्र तक जो है स्टेट जो है एक लोक कल्याणकारी राज्य में, एक मॉडर्न लिबरल स्टेट में जो है स्टेट इंटरवीन करता है। और जो पॉजिटिव फ्रीडम मैंने भी आपको बताया, सोशल लिबरलिज्म, यहाँ पे क्या है कि उदारवाद का जो जो पहलू है यहाँ पे क्या है कि सोशल है, ये व्यक्तित्व के विकास के बारे में बात करता है। और आप देखें ये भी क्वेश्चन जून 2021 का ये रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन के नेचर को चेंज कर दिया गया है। और फिर आप यहाँ पे देखें जो पजेसिव, देखिए ये देखिए जो पजेसिव इंडिविजुअलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, देखिए रिपीट हो गया यहाँ पे, सीबी मैकफरसन ने इसको दिया है। तो इस तरीके से देखिए यूजीसी नीट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, लेकिन क्वेश्चन सेम टू सेम नहीं रिपीट होते हैं। क्वेश्चन का जो नेचर है, जो कैरेक्टर है, जो उसमें शब्दावलियाँ, जो टर्मिनोलॉजीज है, उसको एग्जामिनर चेंज कर देता है। और फिर यहाँ पे आप देखें, फिर से आप देखिए पूछा गया है कि ये जो अलग अलग उदारवाद के जो स्टेजेस हैं या उसके जो स्वरूप हैं, जो डिफरेंट स्ट्रीम से उदारवाद की इसका जो विकास हुआ है, कैसे हुआ है, इसको जरा आप ऑर्गेनाइज करिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो निगेटिव लिबरलिज्म है, मतलब जिसको हम कह सकते हैं, निगेटिव का मतलब ट्रेडिशनल, क्या है कि ये जो पारंपरिक उदारवाद है ये है। और इसमें कौन आते हैं, आपके जॉन लॉक आते हैं, ठीक है ना, बेंथम आते हैं, इनको हम देख लेते हैं। अगर आप बात करें पॉजिटिव लिबरलिज्म की, इसमें आप देखें टी एच ग्रीन हो गए, ठीक है, और जी एस मिल। आप देखिए इन थिंकर्स के थॉट्स को भी देख करके आइडिया आप लगा सकते हैं कि कौन सा जो है ठीक बैठेगा। फिर आप देखें जो है इगलिटेरियन में आप देखिए जॉन रॉल्स को हम देख सकते हैं, जॉन रॉल्स। और लिबर्टेरियनिज्म में आप देखें रॉबर्ट नॉजिक हैं, रॉबर्ट नॉजिक और हेयक हैं, ये सब थिंकर हैं। मिल्टन मिल्टन फ्रीडमैन हैं, ठीक है ना, मिल्टन फ्रीडमैन। तो ये थिंकर्स हैं, हर एक विचारधारा के विकास में इन विचारकों ने, इन थिंकर्स ने कंट्रीब्यूट किया है। तो अगर आप इसको कालक्रम के अनुसार ऑर्गेनाइज करेंगे तो सबसे पहले सी आएगा। तो सी आप देखें यहाँ पे, ठीक है ना, सी कहाँ पे आ रहा है, सबसे पहले सी आएगा, सी यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है। तो ये दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, बाकी दो बचे। फिर उसके बाद कौन सा आ रहा है, निगेटिव के बाद में पॉजिटिव आ रहा है, तो सी और ए, सी और ए यहाँ पे आप देखिए, ये आपका ऑप्शन जो सेकेंड है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ये जो ऑप्शन है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ऑलराइट गाइस, तो आई थिंक हमने इस कॉन्सेप्ट को और इस कॉन्सेप्ट की जो बारीकियां हैं, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको हमने